हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं फोर्स का सेकंड लेक्चर, लॉज ऑफ मोशन का बेसिकली। तो सेकंड लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेटा लीनियर मोमेंटम के बारे में। लीनियर मोमेंटम, देखो पहले समझते हैं लीनियर मोमेंटम होता क्या है। देखो, हमारे पास कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं थी जो कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को डिफाइन करे। मतलब ये कौन सा मास किस वेलोसिटी से चल रहा है तो हम कैसे डिफाइन करें, इसलिए ये वाली फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई। तो लीनियर मोमेंटम बेसिकली होता क्या है, फॉर्मूले से शुरू होता है इसका प्रोग्राम। सो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो, अगर हम बात करें बेटा यहां पे तो मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर। देखो लाइन लीनियर कहीं बात आती है तो लीनियर लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। जब एक लाइन मोमेंटम बदल रहा है तो उसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है, 2 डायमेंशन में जाएगा तो वो कुछ और हो जाएगा, 3 डायमेंशन में जाएगा तो वो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली लीनियर की बात हो रही है सिंगल प्लेन पे। नाउ लीनियर मोमेंटम P which is a vector quantity, so mass into velocity, and velocity is again a vector quantity. Now देखो, अगर वेक्टर वेक्टर क्रॉस होते हैं तो स्केलर होता है प्रोडक्ट। मतलब ये है कि अगर दो यहाँ पे वेक्टर हो, मतलब फॉर्मूले में, तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो मोस्टली 99% स्केलर मिलेगी तुम्हें। नो, अगर एक स्केलर और वेक्टर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर वेक्टर स्केलर वेक्टर 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 स्केलर वेक्टर वेक्टर स्केलर। हाँ, हो गया। तो अगर एक वेक्टर आ गया तो वो वेक्टर बन जाएगी। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंटम क्या आएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखने की जरूरत नहीं है बस। नो, अगर मैं बात करूं बेटा कि एसआई यूनिट, सो एसआई यूनिट बेटा तुम बचपन से निकालते आ रहे हो। एसआई यूनिट देखो, मास के क्या होंगे? केजी, वेलोसिटी क्या होंगे? मीटर पर सेकंड। नाउ दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाउ लीनियर मोमेंटम का यूनिट अगर मैं न्यूटन में चेंज करूं तो क्या फर्क आएगा? ध्यान देते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है न्यूटन। अगर फोर्स की बात करूं तो फोर्स का एसआई यूनिट ये होता है न्यूटन, विच इज अ मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि आगे पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ा नहीं है। बट अगर मैं यहां पे बात करूं, देखो ध्यान से, ये सेकंड नीचे जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये है कि 1 केजी मीटर पर सेकंड को मैं न्यूटन सेकंड भी लिख सकता हूं। ध्यान रखना, न्यूटन सेकंड भी लिख सकता हूं, कई जगह लिखा रहता है। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब मोमेंटम यूज कहां हो रहा है? देखो, अगर हम बात करें, एक बॉल है, बॉल का मास है और वो किसी वेलोसिटी से आ रही है ऊपर से। मान लो यहां से बॉल कराई गई, और जब बॉल कराई तो बैट्समैन ने हिट किया। बैट्समैन ने हिट किया, उसने क्या किया? मोमेंटम बढ़ा दिया बॉल का। लेकिन जब वो किसी के पास गई, मान लो कैच हुई और वो कैच करने के लिए खड़ा है, तो कभी भी देखना कैच करते टाइम क्या होता है? बेसिकली ये हो रहा है, कभी ऐसे टक नहीं होता, ऐसे पकड़ते हैं। रीजन तुम्हें लगा कि ताकि ग्रिप इजी हो जाए, नहीं, क्या करते हैं बेसिकली, इससे मोमेंटम स्लो हो जाता है, बॉल का मोमेंटम कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाथ पे हिट कम करती है और यस, ग्रिप तो ऑलरेडी इजी होगी अगर ये चीज रहेगी तो। अदरवाइज ठक लगेगी, हाथ भी तोड़ सकती है या फिर बहुत तेज लगेगी। बहुत बार होता है कि हाथ में उंगली यहाँ पे आ जाती है बॉल, तो जब मोमेंटम कम होगा तो हमें टाइम मिल जाता है ग्रिप करने के लिए। ठीक है, चलो, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मान लो अब कोई चीज चल रही है, मैंने पीछे धक्का मार दिया तो क्या होगा? स्पीड पहले कुछ और थी, अब कुछ और होगी, तो मोमेंटम बढ़ गया। क्लियर? अगर एक बॉडी है, मान लो, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, पहले बेसिक से लेके चलेंगे। ये चल रहा है मान लो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से, और इसका जो मास है बेटा वो है 10 केजी। तो इस केस में मोमेंटम इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10, मतलब 100 केजी मीटर पर सेकंड। इसमें कोई नई चीज थोड़ी सी सर, ये तो हम भी निकाल लेते हैं, मुझे पता है निकाल लेते हैं, लेकिन जो अब बताने वाला हूं उसको ध्यान देना। अब हमारे पास जो आता है बेटा चेंज इन मोमेंटम। अब ये क्या बोला है? चेंज इन मोमेंटम, कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है? इस चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1। कोई भी चीज जब चेंज होती है, चेंज इन लेंथ होगी, चेंज इन फोर्स होगी, वट एवर द चेंज, तो उसके आगे हम डेल्टा लगा देते हैं। तो डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। मान लेते हैं अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये बॉडी है, इस बॉडी को यहां पे ले जाया गया, इसके ऊपर जो वेलोसिटी लग रही है वो लग रही है 10 मीटर पर
सेकेंड। या बॉल लेते हैं, चलो ये बॉल लेते हैं, ये बॉल यहां गई 10 मीटर पर सेकेंड, ये दीवार थी, ये दीवार पे ठप्पा खाई और ठप्पा खा के वापस आ गई, अभी गई, और आते टाइम जो इसकी वेलोसिटी हुई वो मान लेते बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। अब वगैरह बताओ मोमेंटम कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी मैंने बताया है, वेलोसिटी बेटा ये वेलोसिटी वेक्टर प्रोडक्ट है, ये x डायरेक्शन पॉजिटिव में, तो v1 की वैल्यू में अगर मान लेते जो बॉल का मास है से 2 kg है, ये भारी ज्यादा होगी 1 kg ओनली, ठीक है, भारी ज्यादा होगी 1 kg, तो v1 हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है। बट अगर ध्यान से देखो तो ये क्या आएगा -5 मीटर पर सेकेंड, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ इस बॉडी में, तो कितना मोमेंटम चेंज होगा, ध्यान देंगे। मैंने बताया डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू P2 माइनस P1, सो डेल्टा P इज इक्वल टू mv माइनस mu इफ v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं यहां पे इसे u लेने वाला हूं, इसे मैं v लेने वाला हूं, तो mv फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। नाउ डेल्टा P इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 5, तो -1 मल्टीप्लाई 5 माइनस ये कितनी है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 1, तो 1 मल्टीप्लाई 10, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो डेल्टा P हमारे पास क्या आया -5 माइनस 10 इज डेल्टा P आया -15 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम कितना चेंज हुआ, ऐसा नहीं कि ये मोमेंटम बढ़ गया तो फिर वो तेज होगी स्पीड, नहीं, चेंज मोमेंटम दोनों में कितना आया, दोनों फर्क कितना है, देखो 5 तो साथ फर्क आ गया और 10 किस वजह से आ गया, ऑपोजिट। तो बेसिकली चेंज इतना मोमेंटम इतना चेंज हुआ, माइनस में चेंज हुआ है मतलब उसकी स्पीड कम हो गई है, प्लस में चेंज होता तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आ गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कर सकते हो, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो 9th क्लास से 9। हाँ, अब हमारे पास थर्ड जो हम पढ़ेंगे बेटा चेंज, नहीं रेट वाला पढ़ते हैं, चेंज मोमेंटम का तो लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम लिख रहा हूं तो इस मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम खुद ही समझ लेना, क्लियर है ना। कभी भी अगर रेट की बात आ गई बेटा, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, रिमेंबर हमेशा, तो क्या कह रहा है, चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स, जो कि आगे पढ़ने वाले हो सेकेंड लेक्चर में, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखो तो अब मैं टाइम से डिवाइड कर रहा हूं, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, या फिर सिंपल T लेते हैं, चेंज इन टाइम ना लेके, डेल्टा T इज इक्वल टू, ध्यान देंगे P2 माइनस P1 माइनस P1, तो डेल्टा P अपॉन T इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T, एंड डेल्टा P डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन T। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें टाइम भी दिया होगा, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताएगा। एक न्यूमेरिकल करते हैं सॉल्व, समझ आ जाएगा तुम्हें। देखो ये बॉडी अगेन, ये बॉडी जा रही है बेटा यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड से, अब ये आगे बढ़ी, तो मान लेते हैं कि 2 सेकेंड बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 20 मीटर पर सेकेंड। बट वन मोर थिंग, इसका जो मास है वो है 2 kg, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो इसको यहां करते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है बेटा। लीनियर मोमेंटम में जान के इसलिए करा रहा हूं बेटा, लीनियर मोमेंटम अपने आप में एक टॉपिक बहुत अच्छा है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम से ही फोर्स बनती है। जब तक मोमेंटम चेंज नहीं होगा तब तक फोर्स कैसे आएगी, क्योंकि फोर्स लगने पे ही मोमेंटम चेंज होता है, क्योंकि स्पीड चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। एनीवेज, तो यहाँ पे अगर देखूं तो बेटा मास की वैल्यू सिंपल सी बात है 2 kg, टाइम की वैल्यू हमारे पास है 2 सेकेंड, और u की 10 मीटर पर सेकेंड एंड v की हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहां से dp बाई dt निकालता हूं, चेंज इन मोमेंटम, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा बेसिकली, तो यहां पे भी डेल्टा टी लगा सकते हो, ऐसा करो यहां पे भी लगा लो तुम डेल्टा टी, चेंज इन टाइम होता है बेसिकली। अगर मैं यहां पे लूँ तो बेटा T2 माइनस T1, और ज़्यादा शॉर्ट करने के लिए तो वो सब कर सकते हो, तुम्हें पता है डेल्टा टी मतलब चेंज होना, तो बेसिकली
चेंज हो रहा है, ज्यादा टाइम होगा कम टाइम या d2 माइनस t1 डेल्टा t भी लिख सकते हो। नाउ मास कितना है 2, वेलोसिटी कितना है 20 माइनस 10 अपॉन टाइम कितना है 2, तो 2 से 2 गया कितना है 10 kg मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ जरा एक बार यूनिट मैंने ठीक लिखी है? ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, कहाँ है तुम्हारा ध्यान? देखो जो dp बाई dt थी ये मतलब जो सिंपल डेल्टा पी या फिर मोमेंटम का जो यूनिट था वो था ये। अब क्या है बीच में टाइम भी है, टाइम है मतलब नीचे सेकंड से डिवाइड है। तो अब जो dp बाई dt के यूनिट आएंगे वो आएंगे 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि dp बाई dt तुम पढ़ने वाले हो अगले लेक्चर में फोर्स, F इज इक्वल टू dp बाई dt पढ़ने वाले हो। एनीवेज ये समझ आ गया ना बेटा। अब हम ग्राफ करेंगे, ठीक है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्राफ करेंगे मोमेंटम के और कुछ केस देखेंगे वेरिएबल्स में, तो न्यूमेरिकल के साथ कर लिए। अब हम कुछ वेरिएबल्स के साथ केस देखेंगे। वेरिएबल्स देखो, अब बात करते हैं कि मोमेंटम पे फर्क क्या पड़ता है, किस क्वांटिटी से मोमेंटम पे कितना फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो P है बेसिकली वो M और V पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर मास बढ़ा दोगे तो भी मोमेंटम बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो भी मोमेंटम बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ा दोगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक भी चीज जीरो करोगे तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। मास जीरो किया तो वेलोसिटी नहीं होगी क्योंकि मास नहीं है, वेलोसिटी जीरो कर दोगे तो मास तो होगा लेकिन वो चलेगा ही नहीं, तो मोमेंटम जीरो। तो दोनों में से एक भी चीज जीरो हुई तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। समझ आ गई? बहुत बढ़िया। नाउ देखो, अब हम बात करने वाले हैं केस 1 देखते हैं। नाउ इफ m इज कांस्टेंट, अगर दो बॉडी है, एक का मोमेंटम p1 है और जो वेलोसिटी है वो v1 है, और एक का मोमेंटम p2 है जिसकी वेलोसिटी v2 है, बट मास सेम है। मतलब एक ही चीज है उसमें दो वेलोसिटी, एक पे ज्यादा धक्का लगा दिया एक पे कम धक्का लगा दिया, एक की स्पीड ज्यादा होगी एक की वेलोसिटी कम होगी ना। जब इसको डिवाइड करते हो मास कांस्टेंट, तो p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू डिवाइड करोगे तो v1 बाय v2। मतलब अगर वेलोसिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन v2 हुई सो p1 इज ग्रेटर देन p2। कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। मतलब ये कि अगर एक चीज कांस्टेंट हुई तो दूसरी ऐसे डिपेंड करेगी। सेकंड केस आ जाता है इफ v इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर v कांस्टेंट तो भी सेम होगा। क्या फर्क आएगा? p1 इज इक्वल टू m1 v1 मतलब mv ले लेते हैं, और p2 इज इक्वल टू mv2, ओ सॉरी v सेम है m2v, डिवाइड कर देते हैं। p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू v भी कट जाएगा m1 अपॉन m2। वैसे तो v भी आएगा, देखो ऐसा नहीं है v आएगा नहीं, v आएगा बट कट जाएगा। तो इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 देन p1 मस्ट बी ग्रेटर देन p2। क्लियर है? ये हमारे पास आ गया। नो, ग्राफ देखते हैं। ग्राफ अगर हमारे पास मतलब पीवी कह सकते हैं कि पीवी ग्राफ देखते हैं। पीवी ग्राफ एक तरफ v है एक तरफ p है, तो ध्यान से देखो, अगर pv फिर तो m की स्लोप क्या आएगी, ये तो इस स्लोप बताएगी मास। आगे बढ़ते हैं। सेकंड ग्राफ है बेटा हमारे पास pm ग्राफ। pm ग्राफ में क्या होगा, m और p में ग्राफ बनेगा। तो p अगर मैं y एक्सिस पे लूं, m में x एक्सिस पे लूं, तो सिंपल क्या आएगा दिए। मतलब ये है कि जितना m बढ़ेगा उतना p बढ़ेगा। मैंने बताया तो है, जितना m बढ़ेगा उतना p बढ़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर यहां बात करें, ध्यान देना, ये वेलोसिटी, ये जो स्लोप बता रही हो किसकी बता रही है, वेलोसिटी। एंड द लास्ट वन इज mv ग्राफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास मान लो मास और वेलोसिटी में है ना, अब जो बनेगा ग्राफ वो कुछ ऐसा बनेगा। तो अभी ये स्लोप जो बता रही है वो बता रही है मोमेंटम को, p को। ठीक है, मतलब ये है, देखो मास कम हुआ वेलोसिटी कम हुई, मास बिल्कुल कम हुआ तो वेलोसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, मास ज्यादा वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज्यादा मास कम। एक चीज कम डेफिनेटली रहनी अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, क्योंकि p क्या है यहां पे, कांस्टेंट। मतलब इफ p इज कांस्टेंट देन ध्यान देंगे p इज इक्वल टू m1 v1 एंड p2 इज इक्वल टू m2
v2। अगर यहां देखें तो m1 इज इक्वल टू 1 बाई v2 और यहां देखें तो m2 इज इक्वल टू 1 बाई v2। अरे क्या कर रहा हूं, v2। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, देखो जरा ध्यान से, m1 अपॉन m2 विच इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, देन अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो v2 ग्रेटर देन v1। समझ रहे हो, गंभीरता समझो, पता लग जाएगा। दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ध्यान से देखो ये 1 वाले दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो दूसरा रेसिप मतलब डिनोमिनेटर में दिया होता है तो उस केस में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आमने सामने लिखे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो मोमेंटम को समझा, मोमेंटम में यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं बेटा फोर्स का सेकंड लॉ। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन का थर्ड पार्ट आएगा। ठीक है, और अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे तो बेटा वो देख लो, बेटर है, वेक्टर बहुत काम आने वाली चीज है। इसके बाद हम वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करेंगे। इसमें सेकंड लॉ आएगा, सेकंड लॉ आने के बाद फिर थर्ड लॉ आएगा। थर्ड लॉ में मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी साथ में करवाऊंगा और फिर इसके बाद बहुत कुछ आने वाला है। इलस्ट्रेशंस आएंगी, लिफ्ट प्रॉब्लम आएंगी, ये वो बैंकिंग, ये सब सारी चीजें कवर करने वाला हूं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। फिर लेके आता रहूंगा ऐसी अच्छी वीडियो और मुझे सपोर्ट करते रहना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखिए।